आज चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मिशन चंद्रयान की। जी हां, मून मिशन की यानी चंद्रयान 3 मिशन की, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल होने वाली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी हां, वैज्ञानिकों ने तो तैयारी कर ली है, बस अब भगवान से सफल लॉन्चिंग की कामना की जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम तिरुपति मंदिर पहुंची, जहां वैज्ञानिकों ने भगवान से इस मिशन को सफल बनाने की प्रार्थना की। 4, 3, 2, 1. We have ignition. विज्ञान का साथ, भगवान से आस। भगवान के दर पर चंद्रयान की सफलता की कामना। कल मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने जीतोड़ मेहनत की है और अब जब सब कुछ मुकम्मल है तो भगवान से इस मिशन के कामयाब होने की कामना की जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम तिरुपति मंदिर पहुंची। ये टीम अपने साथ चंद्रयान 3 का एक छोटा सा मॉडल लेकर पूजा करने पहुंची। सभी ने भगवान से इस मिशन को सफल बनाने की प्रार्थना की। भारत का ये मिशन उम्मीदों से भरा है। इसरो पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का दारोमदार है। कल यानी शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा और अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करता है तो भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान साल 2008 में 22 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 के जरिए इसरो ने चांद पर पानी की खोज की। इसके बाद भारत का मिशन चंद्रयान 2 असफल रहा। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। इसकी लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बनाया गया है। भारत ने अपने पिछले मिशन चंद्रयान 2 की गलतियों से काफी कुछ सीखा है। इस बार प्योर बेस्ड डिजाइन तैयार किया गया है, यानी ध्यान इस बात पर दिया गया है कि मिशन के दौरान क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, कहां कहां क्या दिक्कत आ सकती है। ऐसी सभी संभावित गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि मिशन चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की मिशन चंद्रयान 3 अपने आप में बहुत खास है। इससे कई ऐसी जानकारियां मिलने की उम्मीद है जो अभी तक दुनिया के पास नहीं है। भारत अपना ये यान भी चंद्रमा के साउथ पोल पर उतार रहा है और हिंदुस्तान के इस मिशन की सफलता के लिए इसरो ने बड़ी तैयारी की है। अगर ये सही सलामत चंद्रमा पे लैंड कर जाता है तो दुनिया में भारत के स्पेस प्रोग्राम का डंका बज जाएगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि भारत अपना ये यान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारने जा रहा है जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। हिंदुस्तान का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचना आसान नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, जिसकी वजह से लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं। इसी वजह से सतह पर कुछ साफ नहीं दिखता। इन्हीं कारणों से चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से के बारे में जानकारी कम ही उपलब्ध है, लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो करने की ठानी है जिसे दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर सका। चंद्रमा पर किसी भी यान को उतारना आसान नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से आप जंप कीजिए या पैराशूट से उतरिए, दोनों में एक ही वक्त लगेगा और दोनों तेज गति से ही नीचे गिरेंगे। इसलिए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है ताकि उतरने की स्पीड को कम किया जा सके। इस प्रोपेलेंट को सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं के बराबर होनी चाहिए। चांद पर जीपीएस का अभाव है, क्योंकि चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में न तो लोकेशन का पता चलता है और न ही सतह से दूरी का। इसलिए चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेकर चंद्रयान 3 को हर लिहाज से बेहतर बनाया गया है। यानी अगर भारत का चंद्रयान
साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद पर उतरने के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। करीब 700 करोड़ की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम क्यों है, इसको लेकर आपके जहन में सवाल उठता होगा कि हमें इस अभियान से क्या मिलेगा। चांद पर प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने वाले अंतर की जांच की जाएगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। चांद की सतह पर आने वाले भूकंपों की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। चांद की सतह पर लेजर के जरिए रेजिंग स्टडी भी की जाएगी। अर्थ मून सिस्टम और पृथ्वी के अतीत में एस्टेरॉइड्स के प्रभाव के बारे में जानने को मिल सकता है। चंद्रयान 3 में कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए पूरे 24 घंटे का रिहर्सल किया गया है। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। बस निगाहें टिकाए रखिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की तरफ। धड़कनें तेज जरूर होंगी, लेकिन वहां से जो छलांग लगेगी वो लम्हा यकीनन हिंदुस्तान की हसरतों को चांद पर ले जाएगा। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मिशन की सफलता से अंतरिक्ष की दुनिया की ओर कई राहें भी खुल जाएंगी। आपको बता दें कि मिशन की कामयाबी से भारत का स्पेस प्रोग्राम नई ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा ही, चंद्रमा पर रिसर्च स्टेशन, स्पेस टूरिज्म और अनुसंधान को नया मुकाम भी हासिल होगा। चौदह जुलाई यानी कल जब घड़ी में दोपहर के 2:35 बचेंगे तो देशवासियों की उम्मीदों को लिए भारत का चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। इस लॉन्चिंग के सफल होते ही भारत उन बड़े देशों में शुमार हो जाएगा जिन्होंने अभी तक ये कामयाबी हासिल की है, और वो देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत का स्पेस प्रोग्राम उन बुलंदियों को छू लेगा जो किसी अजूबे से कम नहीं होगा। इस मिशन से दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की धाक तो जमेगी ही, अंतरिक्ष मिशन के लिए एक नई राह भी खुलेगी जो दुनिया के कई देशों को आकर्षित भी करेगी। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर दुनिया में उत्सुकता भी है और उम्मीद भी। आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया इस मिशन को लेकर इतनी उतावली क्यों है। चंद्रयान 3 को ऐसी तकनीक से लैस किया गया है जो अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को खोज सकेगी। भारत के इस मिशन से चांद के बारे में ही नहीं बल्कि कई और ग्रहों के बारे में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। चंद्रयान 3 चांद पर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने को लेकर एक मजबूत आधार बन सकता है। चंद्रमा पर बेस बना तो दूसरे ग्रहों के मिशन के यात्रियों के लिए ये हॉल्ट का काम कर सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन से ये भी पता चलेगा कि क्या चंद्रमा पर इंसान लंबी अवधि तक रह सकता है कि नहीं। अभी तक भारत के सभी अंतरिक्ष अभियान मानव रहित रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में अब भारत का अगला पड़ाव मैन्ड मिशन है। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत के मैन्ड मिशन को भी नई रफ्तार मिल सकती है। वैसे आजकल अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ही नहीं बल्कि स्पेस टूरिज्म के लिए भी अंतरिक्ष को नापा जा रहा है। स्पेस टूरिज्म से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाई गई है। अगर अंतरिक्ष में भारत ऐसे ही सफलता के झंडे गाड़ता रहा तो स्पेस टूरिज्म में भी भारत की दखल हो सकती है। भारत का ये मिशन मून उम्मीदों से भरा है। इसरो के इस मिशन की तारीफ इस वजह से भी हो रही है क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 बजट के लिहाज से भी काफी किफायती रहने वाला है। यह अभियान भारत ही नहीं दुनिया के देशों के लिए भी भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए अहम साबित हो सकता है। इस मिशन की सफलता से भारत का स्पेस मिशन बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में एक 70 साल के बुजुर्ग का जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बचा लिया। पारसमल जैन नाम के इस बुजुर्ग को बार बार हार्ट अटैक आने की शिकायत को लेकर उन्हें रिलायंस अस्पताल लाया गया। इनको 2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था और इनकी 2 हार्ट सर्जरी भी पहले हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक बुजुर्ग किडनी फेलियर और स्ट्रोक को लेकर भी हाई रिस्क पर इनको बता रहे थे। तब उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए TAVR
को अनोखे अंदाज में किया। 48 घंटे से भी कम समय में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपनी रोज के काम भी आसानी से कर पा रहे हैं। का जो हार्ट का एक वाल्व है, एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, उसमें से एक वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व, वो एकदम सिकुड़ गया था, एकदम नैरो हो गया था। तो अभी नॉर्मली जब ये वाल्व खराब होता है तो उसको चेंज करने के लिए ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये पेशेंट में बहुत सारे रिस्क फैक्टर थे, जैसे कि पहले का स्ट्रोक, पहले का ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका था, फिर से ओपन हार्ट करना वगैरह बहुत ही रिस्की था। तो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है टावर, TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, उसके मदद से हम वाल्व बदली कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस ये थे कि उसमें काफी डाई का मात्रा का, काफी प्रमाण में डाई का यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसमें हम पेशेंट का कम से कम डाई इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के जरिए पेशेंट का CT स्कैन और लाइव सर्जरी के दरमियान का पिक्चर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके, सुपर इम्पोज करके प्रोसीजर को मिनिमम कॉन्ट्रास्ट में और मैक्सिमम सेफ्टी के साथ कर पाते हैं। तो हमने वो हिसाब से, वो तरीके से पेशेंट का ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया और सक्सेसफुली हुआ। अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां इस वक्त यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में पानी भर गया है। यमुना किनारे के निचले इलाके जलमग्न हैं। और हालात को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में NDRF और सिविल डिफेंस की टीम में तैनात हो गई हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया और साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना में आया सैलाब तो दिल्ली बन गई दरिया। यमुना किनारे निचले इलाकों में सैलाब का पानी भर गया तो NDRF के जवान देवदूत बनकर लोगों के बचाव में आगे आए हैं। तस्वीरें देखिए, रस्सों के सहारे किस तरह लोगों को उनके असबाब के साथ नावों तक लाया गया और फिर सुरक्षित जगह ले जाया गया। दिल्ली में यमुना के उफान के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर नावें चलने लगी। लोगों को सैलाब की इस मुसीबत से राहत दिलाने के लिए मोर्चे पर डटे हैं NDRF के जवान। ये तस्वीरें दिल्ली के पौष इलाका सिविल लाइंस की है। यमुना में जलस्तर का रिकॉर्ड टूटा तो ये इलाका भी जलमग्न हो गया और यहाँ भी बचाव राहत के लिए NDRF को आना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा सिविल लाइन में पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। NDRF की टीमें इस वक्त बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश NDRF की टीमों की तरफ से यहाँ पे की जा रही है। 2 टीमें जो है वो NDRF की यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया जाए। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए, ये NDRF के जो जवान है वो किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम करते हुए लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पानी को, बोट को किनारे पे लगा रहे हैं। जो लोग अंदर होते हैं उनको बाहर छोड़ा जाता है, उसके बाद ऊंचे स्थानों पर लेके जाया जा रहा है। ये पूरी टीम यहाँ पर काम मुस्तैदी के साथ कर रही है। 1978 के बाद पहली बार दिल्ली में यमुना में इस कदर उफान आया है कि नदी किनारे बसे तमाम इलाकों में पानी पहुंच गया। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर किसी को ऐसे हालात में राहत की दरकार है और NDRF के जवान इन्हें मुसीबत से उबारने में लगे हुए हैं। सड़क से 4.5 से 5 फुट ऊंची है, तब भी पानी हमारी कोठी में घुस गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से निकल के। हाँ, ये नाव वाले बेचारे, NDRF की टीम हमको ले जा रही है। सभी अभी एक दफा तो ले गई थी, दोबारा फिर ले जा रही है बच्चों को। सैलाब के संकट से दिल्ली में यमुना के किनारे उत्तरी और पूर्वी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में बचाव और राहत के लिए यहाँ दिल्ली के 6 जिलों में NDRF की 12 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। यमुना खादर इलाके में राहत और बचाव के खास उपाय किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक टापू पर 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर थी।
ये बताया कि इस पूरे इलाके में 100 से 150 के आसपास लोग फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास एनडीआरएफ की टीम कर रही है। एनडीआरएफ के 2 बोट यहां पर लगाए गए हैं। एक बोट यमुना बैंक के इस किनारे पर है और दूसरी बोट यहां पर बगल में इस वक्त खड़ी हुई है, जिसको कि ले जाकर के यहां से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम कर रही है। यमुना खादर में फंसे हुए लोगों को नावों के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सैलाब में किसी की जान खतरे में न पड़ जाए, इसलिए एनडीआरएफ और बचाव दल पूरा ख्याल रख रहे हैं। इंसानों के साथ बचाव दल नावों से मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। यमुना किनारे कई गौशालाएं बनी हैं। ऐसे में सैलाब आने से इनमें रह रहे मवेशियों की जान पर बनाई है, लेकिन बचाव दलों ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और जितेंद्र बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निकले थे सैर सपाटे के लिए, लेकिन भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से फंस गए। आपको बता दें कि ऐसे लोगों के लिए एक बार फिर राहत और बचाव की टीम के जवान देवदूत बनकर आए। आपको दिखाते हैं दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बचाव की कुछ तस्वीरें। देश के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश के बाद बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित पंजाब के फिरोजपुर में जिला प्रशासन ने सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर 30 गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी उफान पर है। इलाके में इस वक्त 36 से ज्यादा गांव में पानी का ही मानो बसेरा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रभावित को मदद देने में जुटी है। कहा जा रहा है कि पंजाब में नदियों में आई बाढ़ की वजह हिमाचल प्रदेश में आई भयंकर बारिश हो सकती है। बात हिमाचल की ही करें तो किन्नौर में काफुन गांव के पास फंसे 28 लोगों को एनडीआरएफ ने बड़ी मुश्किल से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। भारी बारिश के बावजूद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई। वहीं लाहौल स्पीति में बारिश और हिमपात के कारण फंसे हुए सैलानियों को आखिरकार निकाल लिया गया। कुल्लू मनाली रोड मंगलवार शाम को खोली गई, जिसके बाद इलाके में फंसी 2200 से ज्यादा गाड़ियां यहां से आखिरकार निकल पाई। कुल्लू जिले के कसोल में फंसे 2000 से ज्यादा सैलानियों को भी सुरक्षित निकाला गया। यहां दरअसल कसोल भुंतर रोड पर लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही बंद हो गई थी, जिस वजह से लोग बाग इलाके में फंस गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद कसोल के इस दुर्गम इलाके में फंसे लोगों को बचाव दलों ने रेस्क्यू किया। मॉनसून का सीजन है, ऐसे में देश के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से उपजी ये जल परीक्षा है, जिससे निपटने के लिए तमाम राहत बचाव एजेंसियों की तरफ से प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं बाढ़ जैसी आपदा में फंसे लोगों को युद्ध स्तर पर डटकर रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। बात अब सावन के महीने की कर लेते हैं। सावन का महीना चल रहा है। काशी, हरिद्वार, उज्जैन, बैजनाथ, प्रयागराज, जहां देखो सावन और आस्था आपको नजर आएगी। बारिश हो या तूफान, कांवड़िए हर मौसम में हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव के जलाभिषेक के लिए बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बाबा भोले के प्रति आस्था की अद्भुत तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी से भी देखने को मिली, जहां एक 25 साल के युवा ने नारियल के गोले से, उसके छिलके और नारियल से बनी रस्सियों की मदद से 1-2 फीट नहीं बल्कि पूरा 16 फीट ऊंची महादेव की मूर्ति बनाई है। देखिए आप भी। महीना सावन का है और इन दिनों सब कुछ शिवमय है। हर हर महादेव की जयकारों की ये गूंज वातावरण में भक्ति का रस खोल रही है। महादेव के प्रति अपार श्रद्धा के स्वरूप को देखिए, कितना अद्भुत है ये। श्रद्धालु महादेव की प्रतिमा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 16 फीट ऊंची महादेव की प्रतिमा न पत्थर की है, न लकड़ी की और न ही मिट्टी से बनाई गई है।
महादेव के बगल में विराजमान नागों के राजा बासुकी से लेकर त्रिशूल तक सब कुछ नारियल की ऊपरी परत, उसके छिलके और नारियल से ही तैयार किया गया है। कान के कुंडल, शिव की जटा, जटा में शोभायमान चंद्रमा, सब कुछ नारियल से ही तैयार किया गया है। नारियल से बनी महादेव की प्रतिमा भक्तों को खूब आकर्षित कर रही है। दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। महादेव की अद्भुत प्रतिमा मध्य प्रदेश के सिवनी में बनाई गई है। सिवनी के 25 साल के विक्की कश्यप ने महादेव की इस प्रतिमा को गढ़ा है। नारियल के जो डुक्कू खराब वाले रहते हैं, नारियल की रस्सियां जो बूच रहते हैं, उनसे बनाई गई है, जो कि हमने मंदिरों से लेकर आए हुए था। हर मंदिरों से हमें थोड़ा थोड़ा नारियल मिल चुका था। सिवनी में इन दिनों महादेव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालु महादेव की इस प्रतिमा को कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे। पुनीत कपूर, सिवनी, गुड न्यूज टुडे। अब बात एक ऐसी बेटी की जिसने ये साबित कर दिखाया कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। हम आपकी मुलाकात लखनऊ की रहने वाली 25 साल की पूर्वा धवन से कराते हैं, जिनकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है, क्योंकि 25 साल की पूर्वा ने साउथ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे कामयाबी की चढ़ाई की है। How are you? Fine. You okay? Yes. Good job. Thank you. Still a point now. Yeah. Good job, good job. Can you say something maybe? No. Why? I'm exhausted. Just let me catch my breath. आसमान समान ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी सांसों को धीरे धीरे सामान्य करती हिंदुस्तान की ये वो मजबूत बेटी है जिसने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर जब तिरंगा लहराया तो ये पल इस बेटी पर नाज करने वाले रहे। लखनऊ की रहने वाली पूर्वा धवन दरअसल कभी 10th क्लास तक एक तरफ झुकी गर्दन से पीड़ित रहीं। साथ ही बच्चों के बीच हीन भावना का शिकार भी रहीं। लेकिन नेक सर्जरी के बाद ऊर्जा से भरी पूर्वा ने वो ऊंचा मुकाम हासिल कर दिखाया, जिसके बाद आज वो कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। पूर्वा ने पर्वतारोहण का बेसिक और एडवांस माउंटेन ट्रेनिंग कोर्स उत्तराखंड से किया। फिर दिसंबर 2017 में एवरेस्ट बेस कैंप से पर्वतारोहण के चुनौतीपूर्ण सफर को शुरू किया। इसके बाद उत्तराखंड के साथ ही नेपाल और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटियों को भी फतह करती नजर आई। पूर्वा के पास सपना है, लेकिन वो कहती हैं इन सपनों को पूरा करने के लिए ताकत उन्हें अपने घर वालों से ही मिलती है। वो कहती भी हैं, जब भी वो पर्वतारोहण पर जाती हैं, तो फैमिली में खासकर पापा हौसला देते हैं, हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पूर्वा मानती हैं कि आगे कभी माउंट एवरेस्ट और 7 कॉन्टिनेंट की अलग अलग चोटियों को नापने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर उनका हौसला थोड़ा टूटेगा भी तो उनको पूरा यकीन है परिवार वाले कभी ये हिम्मत टूटने नहीं देंगे। फिलहाल पूर्वा धवन ग्रेजुएशन पूरी कर फुल टाइम माउंटेनियर के रूप में फिर से दुनिया के कई पर्वतों की ऊंचाइयों को नापने की हुंकार भर रही हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में आ जाती हैं। अब एक बार फिर से कंगना से जुड़ा हुआ एक नया विवाद सामने आ गया है। बिल्कुल, दरअसल ये विवाद कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म तेजस से जुड़ा है। कंगना पर उनके राजनीतिक सलाहकार रहे मयंक मधुर ने कई तरीके के आरोप लगाए हैं। अब वो कंगना के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुड की किंग कंगना, बोल्ड और ब्यूटीफुल कंगना, चाहे रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ, हर जगह बिंदास रहने वाली कंगना।
जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से सबको लुभाया है, बल्कि उनके हर अदा के उनके फैंस कायल हैं। अब चर्चा है कंगना की अपकमिंग फिल्म तेजस की, जो जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है। झांसी की रानी और जयललिता के किरदार में लोगों का दिल जीतने वाली बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत की जल्द आने वाली फिल्म तेजस को लेकर इन दिनों विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मयंक मधुर नाम के एक नेता ने कंगना के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मयंक का कहना है कि वो एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। उनका दावा है कि एक्ट्रेस को तेजस के लिए एयरबेस पर शूटिंग की इजाजत नहीं मिल पा रही थी, जिसमें उन्होंने कंगना की मदद की और तब उन्हें शूटिंग की इजाजत मिली थी। इसके लिए उन्होंने कंगना की मुलाकात शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह और हेमंत बिस्वा से भी करवाई। मयंक का आरोप है कि उन्हें तेजस में एक रोल के लिए कास्ट भी किया जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी फीस भी वापस नहीं मिली। दावे के मुताबिक कंगना की राजनाथ से 10 मिनट के लिए एक बैठक भी आयोजित करवाई गई थी, जो 2 घंटे तक चली थी। फिल्म तेजस एक साहसी फाइटर पायलट की कहानी है और कंगना एक पायलट की भूमिका में होगी। इसका अंदाजा फिल्म के पोस्टर से भी लगाया जा सकता है, जिसमें कंगना एक पायलट की भूमिका में दिख रही है और उनके पीछे एक फाइटर प्लेन खड़ा है। कंगना के इस लुक को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस भी मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बात तो तय है और ये आप भी मानते होंगे कि चाय वाली हमारी इस चर्चा में समय का पता ही नहीं चलता। कार्यक्रम का टाइम हो गया भाई खत्म करने का, हमारे आपको टाटा और बाय बाय कहने का। और वो कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो तो उससे गुजरने का एहसास ही नहीं होता। कुछ ऐसा ही हमारे शो के साथ भी है। अच्छी खबरों की इतनी वैरायटी है कि समय कम पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अच्छी चाय, अच्छी बातें, अच्छी खबरें, तीनों का संगम आपको कहाँ मिलता है? चाय पर चर्चा में, हमारे इस शो में। बिल्कुल, हमारे शो और चैनल की खासियत यही है, जैसे ही आप ऑन करते हैं नेगेटिविटी ऑफ हो जाती है। क्या बात है गुंजन। तो भाई पॉजिटिविटी का साथ रहे, नेगेटिविटी को हम दूर भगाएंगे। कल 5 बजे चाय साथ पिएंगे गुड न्यूज टुडे पर।